नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल में। आज के वीडियो में बायोलॉजी के उन टॉपिकों को रिवीजन करने वाले हैं जो पिछले वीडियो के अंतर्गत छूट गए थे और उनका हम रिवीजन नहीं कर पाए थे। तो आज के वीडियो में जो जितने भी टॉपिक हैं बायोलॉजी के वो सभी कवर कर दिया जाएंगे। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो उससे शुरुआत करने वाले हैं। तो आज का जो पहला चैप्टर होगा वो होगा रोग एवं उपचार अर्थात डिजीजेज और ट्रीटमेंट से। ये चैप्टर जो होगा बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है और ये एक बड़ा चैप्टर है और इससे जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों का रिवीजन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो अगर प्रीवियस वाला वीडियो जो पार्ट 1 था बायोलॉजी का उसको नहीं देखा है तो ज़रूर उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टरों का हमने रिवीजन करवाया था। तो ये दोनों ही वीडियो आपको बायोलॉजी का कंप्लीट रिवीजन करवाने के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप ज़रूर इन वीडियो को देख लीजिएगा और साथ में आप पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहां से आपको ये इन सभी वीडियो की जो पीडीएफ है वहां अपलोड कर दी जाती है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो और करते हैं रिवीजन डिजीजन और ट्रीटमेंट से संबंधित चैप्टर का। पहला प्रश्न है कि पानी से भय हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा होती है। तो हाइड्रोफोबिया जो होती है इसमें पानी से भय लगने लगता है, इसलिए पानी से भय वाली बीमारी का नाम से जाना जाता है। तो हाइड्रोफोबिया होता है वायरस के कारण। हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किससे होती है, तो ये होती है वायरस अर्थात विषाणु से होने वाली बीमारी है। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है। तो मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर जो झिल्ली होती है अगर उसमें सूजन आ जाए तो यह संकेत है मेनिंजाइटिस रोग का। मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है, तो ये मस्तिष्क से संबंधित होने वाली एक बीमारी होती है। फिर नेक्स्ट आते हैं शिशुओं में अतिसार। शिशुओं में अतिसार या डायरिया का क्या कारण है, तो शिशुओं में डायरिया का मुख्य कारण होता है रोटा वायरस। शिशुओं में अतिसार या डायरिया का कारण होता है क्या, रोटा वायरस। फिर है इंपॉर्टेंट प्रश्न कि बातोत्माद हिस्टोरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। तो बातोत्माद हिस्टीरिया नामक रोग जो है सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंधबिंदु या पीतबिंदु। अंधबिंदु या पीतबिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं। तो अंधबिंदु और पीतबिंदु नामक भाग आँख के रेटिना अर्थात जो दृष्टिपटल होता है रेटिना वाले भाग में पाए जाते हैं। आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है। आँख में प्रकाश तरंगें दृष्टिपटल अर्थात जो रेटिना है वहाँ स्नायु उद्योगों में परिवर्तित हो जाती हैं। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है। सिलिकोसिस नामक रोग होता है फेफड़े में। सिलिकोसिस रोग से प्रभावित अंग क्या है, तो फेफड़ा है। नेक्स्ट आते हैं ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को किस रोगों से प्रतिरक्षा के लिए लगाई जाती है। तो 3 रोग आप याद रखिएगा ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन से। एक तो हो गया कुकर खांसी, दूसरा टेटनस और डिप्थीरिया, डीपीटी इसी को बोला जाता है। तो कुकर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया नामक रोगों के लिए प्रतिरक्षा के लिए लगाई जाती है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। तीनों बीमारियां हैं कुकर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। फिर आता है मलेरिया रोग का कारण क्या होता है। तो मलेरिया रोग का कारक होता है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ कौन से, एनाफ्लीज मच्छर। एनाफ्लीज के मच्छर के जो प्रोटोजोआ होता है यही कारण बनता है किसका, मलेरिया का। प्रोटोजोआ या कि परजीवी, दोनों शब्द इंपॉर्टेंट। फिर आता है भोजन विषाक्तता। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है। तो भोजन विषाक्तता उत्पन्न होने का कारण है साल्मोनेला बेसिलाई। साल्मोनेला बेसिलाई जो होती है भोजन विषाक्तता का कारण होती है। मम्स, रेबीज और हर्पीज। मम्स, रेबीज और हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। तो मम्स, रेबीज और हर्पीज नामक 3 ये वायरस जनित क्या हैं, बीमारियां हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। तो इटाई रोग के लिए याद कीजिएगा कैडमियम। कैडमियम धातु से क्या होता है, इटाई नामक रोग होता है अगर शरीर में कैडमियम की अधिकता हो जाती है तो। फेनिल कीटोन्यूरिया नामक रोग किससे संबंधित है। तो फेनिल कीटोन्यूरिया नामक रोग संबंधित होता है मानसिक जड़ता से। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है, निम्न रक्तचाप से। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, जब शरीर में मलेरिया परजीवी प्रवेश करता है तो वो शरीर के प्लीहा जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन वाले भाग को
प्रभावित करने का कार्य करता है। फिर आता है आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। तो आनुवांशिक रोग जो लिंग संलग्न रोग है वो होता है रॉयल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग जिसमें क्या होता है रक्त शरीर में रक्त का थक्का जमना कम हो जाता है, उसे हीमोफीलिया कहा जाता है और इसे रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो यह क्या है, एक आनुवांशिक है और यह क्या है, लिंग संलग्न रोग है। फिर आते हैं कि भारत में 65% रोगियों के लिए, मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी बाई बैक्स परजीवी उत्तरदायी होता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत में जो मलेरिया के रोगी हैं 65%, उसके लिए पी बाई बैक्स जो परजीवी प्रोटोजोआ होता है वही इसके लिए उत्तरदायी है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार होता है जिसमें क्या नहीं होता, तो इसमें होता है रक्त का स्कंदन, रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं जमता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर को किसकी कमी होने लगती है। तो इसको तो आप सब जानते भी होंगे, डेंगू आपको कभी ना कभी हुआ भी होगा। तो ये जो डेंगू बुखार होती है इस दौरान शरीर में प्लेटलेट्स जो होते हैं इनकी संख्या बहुत घट जाती है और सामान्यतः प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वो 1.5 लाख से 3 लाख के बीच होती है। और जब 1.5 लाख से कम प्लेटलेट्स हो जाते हैं इस दौरान जो होता है शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। फिर आते हैं नेक्स्ट, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज की थी सर रोनाल्ड रॉस ने। सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा जो है मलेरिया पर प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज की गई थी। ट्यूमर की पहचान के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। तो ट्यूमर की पहचान के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक है आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 जो होता है वो ट्यूमर की पहचान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो किडनी को प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित होता है। तो साल्क टीका संबंधित है किसके लिए, पोलियो के लिए। पोलियो बीमारी के लिए जो होता है साल्क टीका संबंधित है। फिर आता है एथलीट फुट जो भी नामक बीमारी है ये होती है फंगस से, फफूंद से होने वाली बीमारी है। एथलीट फुट किससे होती है, तो ये होती है फंगस से, फफूंद से। मनुष्य शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है। मानव के शरीर में रक्त के प्रवाह को गति मापने के लिए रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग होता है, वो है रेडियो सोडियम। पालिश युक्त चावल के सेवन के लिए कौन से रोग होने की संभावना होती है। पालिश युक्त चावल के सेवन के लिए होता है बेरी। पालिश युक्त चावल के सेवन के लिए कौन से रोग होने की संभावना होती है, बेरी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक क्या है, मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है मच्छर और इसी से क्या है, मलेरिया होता है। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में मस्तिष्क सबसे कम और आंख सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो हानिकारक विकिरण जो है तो मनुष्य के मस्तिष्क को सबसे कम जबकि आंख को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। एमआरआई का पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा कि एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। बीएमडी परीक्षण होता है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, अर्थात अस्थि रंध्रता के लिए क्या जिम्मेदार होता है, बीएमडी परीक्षण होता है। जीका वायरस का वाहक कौन होता है। जीका वायरस का वाहक होता है एडीज मच्छर। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। मधुमेह के उपचार में होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था एफ.जी. बेटिंग ने हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाली बीमारी एम्फाइसीमा से फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाली बीमारी क्या है, एम्फाइसीमा है, जिससे क्या है एम्फाइसीमा में फेफड़े को लंग्स जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। फिर आता है मानव शरीर का कौन सा अंग है जो एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। तो एल्जाइमर किससे संबंधित बीमारी है, एल्जाइमर संबंधित है मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होती है। पोलियो टीके की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई। पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम किया जोनस साल्क ने। जोनस साल्क के द्वारा पोलियो का टीका खोजा गया। पोलियो एक वायरस जनित रोग है
जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन और जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है विद्युत मस्तिष्क लेख ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ से। मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाने के लिए क्या होता है? ईईजी, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। सामान्य जुखाम के किस वायरस के द्वारा होता है? तो सामान्य जुखाम होता है रेनो वायरस के कारण। इनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? इनोस्मिया नामक रोग संबंधित होता है सूंघने की शक्ति या घ्राण संवेदना की कमी से। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी हैं? सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी होती हैं? सल्फा दवाइयाँ उपचार में उपयोगी हैं जीवाणुजनित बीमारियों के। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए होता है? डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग होता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस 3 बीमारियों से बचाव कौन करता है? डीपीटी। हृदय की धड़कन किस तत्व के द्वारा नियंत्रित होती है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं पोटेशियम। जीवाणुजनित रोग, प्रमुख यहाँ चार्ट दिया हुआ है जीवाणुजनित रोगों के। तो पहला रोग है हैजा, जो कॉलरा होता है, तो कोलेरा होता है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से। विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? हैजा। फिर है डिप्थीरिया होता है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण। टीबी, क्षय रोग होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से क्या होता है? क्षय रोग, टीबी होता है। कोढ़, जिसको लेप्रेसी रोग कहा जाता है, तो हैंसन रोग भी इसे कहा जाता है कोढ़ को। तो लेप्रेसी कोढ़ रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी से। फिर आता है टेटनेस होता है किससे? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी से। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु से क्या होता है? टेटनेस। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफोसा या साल्मोनेला टाइफी के द्वारा क्या होता है? टाइफाइड। प्लेग, ये चूहों को काटने से होने वाली बीमारी है, तो प्लेग होता है पास्चुरेला पेस्टिस के कारण क्या होता है? प्लेग फैलता है। काली खांसी होती है बार्डिटेला पार्टूसिस किससे होता है? काली खांसी। फिर आ जाता है निमोनिया, तो निमोनिया होती है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण। डिप्लोकोकल न्यूमोनी के कारण होने वाली बीमारी निमोनिया। गोनेरिया होता है निसेरिया गोनोर होई के कारण को होता है गोनेरिया। फिर है सिफिलिस होता है ट्रेपोनेमा पैलिडियम जो होता है, यह सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडियम के कारण सिफिलिस नामक बीमारी होती है। यह जो है एक सेक्सुअल बीमारी है। फिर है सुजाक कैसे होता है? तो सुजाक होता है गोनोकस गोनोराई के कारण। गोनोकस गोनोरहोई के कारण होता है सुजाक बीमारी। तो सभी जो जीवाणुजनित बीमारियां जितनी पूरा चार्ट दिया गया है, एक बार फिर से रिवाइजन करते हैं कि हैजा रोग किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी से। डिप्थीरिया कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण। क्षय रोग टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। कोढ़ लेप्रेसी किससे है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी के कारण। टेटनेस होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफोसा के द्वारा। प्लेग होता है पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा। काली खांसी होती है बार्डुटेला पार्टूसिस। निमोनिया होती है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण। गोनेरिया होती है निसेरियाई गोनोर होई के कारण। सिफिलिस होती है ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण। और सुजाक होता है गोनोकस गोनोर होई के कारण। अब आते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि एमिनोसैसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में एक्जिमा, ट्यूबरकुलोसिस और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। तो एमिनोसैसिलिक एसिड जो होता है वो ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रेसी दोनों की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? संक्रमित चूहे के काटने से रोग होता है प्लेग। अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो अबिंदुकता जो है ये आँख से होने वाली बीमारी है। फिर आता है निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस जो नामक बीमारी है, ये कौन से प्रोटोजोआ से होती है? तो स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है। स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किस प्रोटोजोआ से होती है? ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ।
फिर आता है फाइलेरिया। तो फाइलेरिया होता है किससे, यह जो है गोल क्रीम राउंड वार्म से होने वाली बीमारी है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो HIV इसका फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा। HIV द्वारा होने वाला रोग होता है एड्स। एड्स एक वायरस जनित बीमारी है। फिर नेक्स्ट आता है कि डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार किसके कारण होता है। तो डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक बीमारी होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है, डाउन सिंड्रोम। फिर आते हैं एड्स नामक रोग। एड्स नामक रोग HIV नामक वायरस से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। तो HIV वायरस में क्या क्या पाया जाता है, तो RNA और प्रोटीन पाया जाता है। एड्स का संक्षिप्त रूप तो क्या है, एड्स का संक्षिप्त रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। फिर आता है कि एड्स वायरस HTLV थर्ड की खोज किसने की थी, तो HTLV थर्ड की खोज की थी रॉबर्ट गैलो ने। नेक्स्ट आते हैं एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है, तो एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा है जीडोबुडिन। जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसको उन्मूलन के लिए सुअरों को मानव के रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। जापानी एन्सेफेलाइटिस नामक जो वायरस जनित एक बीमारी है, यह किससे होती है, तो यह होती है सुअरों से। फिर आते हैं नेक्स्ट एलिसा परीक्षण। जो एलिसा परीक्षण होता है एक किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो एलिसा नामक परीक्षण जो होता है एड्स बीमारी से पहचान के लिए होता है। थैलेसीमिया के रोगी शरीर के किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर में जो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता होती है वो खो जाती है, वो घट जाती है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष जो होते हैं कलर ब्लाइंडनेस से अधिक प्रभावित होते हैं। क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुरुषों में जो होता है केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होने के कारण स्त्रियों की तुलना में कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता का प्रभाव अधिक होता है। एड्स, छोटी माता और गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। एड्स, छोटी माता और गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन पॉइजनिंग द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर। रोगों की प्रकृति लक्षणों कारणों का रोग विज्ञान कहलाता है। तो रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारकों का जो अध्ययन होता है इसे कहा जाता है पैथोलॉजी या रोग विज्ञान। आइए अब नेक्स्ट आता है, अब यहाँ वायरस से जनित कुछ बीमारियों के बारे में देखेंगे। तो वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में प्रश्न है कि ब्राइटस रोग शरीर के कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो ब्राइटस रोग जो होता है इससे प्रभावित होता है क्या, गुर्दा, किडनी को प्रभावित करता है ब्राइटस रोग। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आता है एंटरसेफेलॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो एंटरसेफेलॉन का प्रयोग किया जाता है कैंसर के नियंत्रण हेतु। सिलिकोसिस क्या है, तो सिलिकोसिस फेफड़ों से संबंधित होने वाली एक बीमारी है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है, मक्का में सफ़ेद कली होती है जिंक की कमी से। जिंक की कमी से मक्का में सफ़ेद कली हो जाती है। फिर आता है सफ़ेद कीट। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है, तो सफ़ेद कीट होता है सरसों का बीमारी। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है, तो पायरिला है गन्ना में लगने वाला एक कीट होता है। भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग किस कारण होता है, भिंडी में पीत वर्ण सिरा होता है सफ़ेद मक्खी से। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। मीजल्स जो खसरा रोग है इसे एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। फिर आता है गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो हेपेटाइटिस के उपचार के लिए गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रानीखेत किससे संबंधित बीमारी है, तो ये मुर्गियों से होने वाली बीमारियां है। मुर्गियों में होने वाली बीमारी कौन सी है, रानीखेत। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन कौन से हैं, तो गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग होते हैं काला कीट, ब्लैक कीट और स्मट।
ब्लैक किट और स्मट जो है कवक से, फंगस से होने वाले गेहूं के 2 रोग होते हैं। फिर आता है धान के टुंगरो वायरस किसके द्वारा प्रसारित होते हैं। तो धान का लगने वाला जो टुंगरो वायरस होता है, ये होता है हरी पत्ती के जो लीफ हुपर के द्वारा जो होता है, इनका फैलाव होता है। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। तो बर्ड फ्लू बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है। तो बर्ड फ्लू कौन से वायरस के कारण होता है, तो H5N1 वायरस जो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, इसके कारण बर्ड फ्लू होता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण है ऑक्सीजन की कमी। पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में जानते हैं। तो पशुओं में प्रोटोजोआ जनित बीमारियों में है कॉक्सीडियोसिस नामक जो ये रोग होता है, ये होता है रक्तस्रावी अंत्रशोथ खूनी पेचिश, इसका लक्षण होता है। तो प्रमुख तो बीमारी याद रखिएगा, कौन बीमारी कौन कौन पशुओं में होती है। एक दूसरा होता है बबेसिएसिस, जिसमें क्या होता है, इसमें तीव्र ज्वर आता है। फिर है थीलेरियोसिस में क्या होता है, ये लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाता है और तीव्र इसमें भी ज्वर होता है। फिर है एनाप्लाज्मोसिस, इसमें लाल रक्त कणों का विनाश होता है। फिर है ट्रिपनोसोमियासिस नामक जो रोग होता है, इसमें भी ज्वर और रक्त आता है। ट्राइकोमेनियसिस, इसमें जो होता है गर्भपात और बांझा की समस्या होती है ट्राइकोमेनियसिस रोग में। ये पशुओं से होने वाले संबंधित रोग थे। अब पशुओं में प्रोटोजोआ से होने वाले संबंधित रोग हैं। फिर आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है जो है मनुष्य के रोग हैं। इसमें जो वायरस जनित होने वाली बीमारियां हैं, तो सभी की एक बार देख लेते हैं। कि छोटी माता होती है, तो ये होता है किससे, बैरीसेला वायरस से। छोटी माता बैरीसेला वायरस से होता है। और जो चेचक होता है वो बैरियोला वायरस से होता है। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। छोटी माता बैरीसेला वायरस, चेचक बैरियोला वायरस से। फिर आता है खसरा, जो मीजल्स होता है, ये होता है मोरबेली वायरस से। मोरबेली वायरस किससे होता है, तो खसरा। मोरबेली वायरस से कौन सी बीमारी होती है, खसरा मीजल्स होता है। पोलियो से, तो पोलियो होता है पोलियो वायरस से। रेबीज होता है रेबीज वायरस से। फिर आ जाते हैं जननांग हार्पिस, तो हार्पिस होता है हार्पिस वायरस से। एड्स होता है किससे, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से, अर्थात HIV से। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होने वाला बीमारी कौन सी है, एड्स है। हेपेटाइटिस होता है हेपेटाइटिस वायरस से। इन्फ्लुएंजा होता है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई से। गलुअसुआ होता है मम्स वायरस से। जेनाइटल हर्पीस होता है सिम्प्लेक्स वेजिनोलिसिस से होता है। फिर आइए देखते हैं और प्रश्न को। BCG बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है, जन्म के तुरंत बाद शिशु को लगाया जाने वाला टीका कौन सा है, BCG। हेपेटाइटिस कैसा रोग है, यकृत शोथ जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं, ये है वायरस जनित रोग। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को कहते हैं वेक्टर। थैलीसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है, थैलीसीमिया से प्रभावित होता है ब्लड, रक्त। ग्लाउकोमा किस अंग का रोग है, ग्लाउकोमा नेत्र का होने वाला रोग है। पोलियो माइलेटाइस रोग किससे फैलता है, तो पोलियो माइलेटाइस वायरस फैलता है वायरस से। पोलियो माइलेटाइस रोग किससे फैलता है, वायरस से। रक्त में RH क्या होता है, तो RH जो होता है वो है प्रतिजन या एंटीजन, प्रतिजन। फिर आते हैं कुछ कोविड से संबंधित फैक्ट दिए गए हैं। तो कोविड से संबंधित है कि कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानवों में श्वसन संक्रमण रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं, जो सामान्य जुकाम से लेकर मार्स या सार्स तक हो सकते हैं। तो मार्स का फुल फॉर्म होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सार्स का फुल फॉर्म होता है सर्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आइए नेक्स्ट पेज में अभी और देखते हैं कोविड से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में। कि वर्तमान समय विश्व भर में फैले कोरोना संक्रमण वायरस डिजीज को कोविड-19 नाम दिया गया है। तो ये तो आप जानते ही हैं, बहुत ओल्ड हो चुका है अब तो। चीन के वुहान शहर से 2019 में फैलना इसका शुरू किया गया था और इसको पैंडेमिक का रूप दिया गया था। तो WHO के द्वारा जो है 2020 तक
लगभग 1.35 करोड़ से अधिक लोग जो है कोविड-19 से संक्रमित हो चुके थे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर दीजिए। इसके जो भी लक्षण हैं वो सब आपको पता है, इनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उपचार के बारे में टीका वगैरह देख लेते हैं कौन कौन से थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी चीज़ें फैक्ट इससे जो बचाव के उपाय हैं वो भी आप सबको पता है, इसको भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं दिए गए हैं, तो इसको स्किप करते हैं और आते हैं इधर देखते हैं कि जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग थे उनको एक बार फिर से यहाँ दिया गया है। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में हैजा के बारे में हमने पढ़ा था कि ये किससे होता है, विब्रियो कालेरी से होता है। हैजा नामक रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है, विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से। फिर आता है डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया होता है कोरेंट बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण। क्षय रोग जो टीबी होता है, तो टीबी होता है किससे, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होने वाला रोग क्या है, टीबी। कोड़ लेप्रेसी, बैक्टीरियम लेप्रेसी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी से होने वाला रोग कोड़ है लेप्रेसी, इसको हैंसन रोग भी कहते हैं। फिर आता है टेटनस, टेटनस होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी से। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा के द्वारा। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस से। काली खांसी बर्डोटेला पर्टूसिस से। निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जीवाणु हैं, इन सब का नाम याद रखना जरूरी है। तो निमोनिया किससे हुआ, डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई से। गोनेरिया किससे होता है, तो गोनेरिया होता है निसेराई गोनोरहोई से। सिफिलिस ट्रिप्नोसोमा पैलेडियम के द्वारा। सुजाक होता है गोनोकस गोनोरहोई के कारण। अब कुछ पौधों से संबंधित और रोगों के बारे में देखेंगे। तो टिक्का रोग किससे संबंधित है, टिक्का रोग इंपॉर्टेंट है, यह होता है मूंगफली में। हाइड्रोफोबिया रोग किससे है, तो हाइड्रोफोबिया रोग संबंधित है ईस्ट से। खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो खसरा में संक्रमण होता है वायरस के कारण। फिर है जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग। जंतुओं में जो फूट एंड माउथ रोग होता है ये किससे होता है, तो ये भी होता है वायरस से। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, तो वृक्षों की छालों पर जो फंगस उगते हैं उनको कहा जाता है कोर्टिकोलस। फिर आता है खैरा रोग, किसके कारण होता है, तो खैरा रोग होता है जस्ते की कमी के कारण। जस्ते की कमी के कारण या जिंक की कमी के कारण जो होता है धान में खैरा रोग हो जाता है। चाय में लाल रस्ट रोग, चाय का जो लाल रस्ट रोग होता है ये ग्रीन शैवाल के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, लीवर। कालाजार का संचार किससे होता है, कालाजार का संचार होता है सिकता मक्खी के द्वारा। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं में कौन सा टीका लगाया जाता है, काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं में डीपीटी टीका लगाया जाता है। फिर आते हैं महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र और उनके जनक। आनुवांशिकी के जनक हैं मेंडल। फिर सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है, लुई पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, तो प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम के जो जनक हैं वो हैं एडवर्ड जेनर। और जीवाणु विज्ञान बैक्टीरिया साइंस के हैं रॉबर्ट कोच। तो जीवाणु के जनक कौन है, जीवाणु के जनक है रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर, और सूक्ष्म जैविकी के हैं माइक्रोबायोलॉजी के लुई पाश्चर, और आनुवांशिकी के तो पता ही है मेंडल। आइए अब अगले चैप्टर के अंतर्गत हम देखने वाले हैं क्या, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के अंतर्गत देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कौन सी ब्रांच जो है किसका अध्ययन किया जाता है, तो इससे संबंधित फैक्ट को अब देखेंगे। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में फर्स्ट प्रश्न है कि जो बीटी कल्चर होता है, बीटी कल्चर के द्वारा किस का उत्पादन होता है, तो बीटी कल्चर में होता है अंगूर ग्रेप्स का उत्पादन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था, आयु वृद्धि आदि के प्रभाव के विषय शामिल किए जाते हैं। तो जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, वृद्धावस्था या आयु वृद्धि का प्रभाव अध्ययन होता है। बर्मी कल्चर में कौन सा कीट बार्म प्रयुक्त होता है, तो बर्मी कल्चर में प्रयुक्त होने वाला बार्म है केचुआ। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, पेडोलॉजी में अध्ययन होता है, पेडोलॉजी संबंधित है मृदा विज्ञान। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोलॉजी।
कीटों का वैज्ञानिक अंदर क्या कहलाता है? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन। जनसंख्या एवं मानव जाति, जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का जो अध्ययन होता है उसे डेमोग्राफी कहते हैं या जनांकिकी। जीवाश्म या पैलियोबोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? एथनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सब्जी का अध्ययन किया जाता है ओलेरिकल्चर से। ओलेरिकल्चर में क्या किया जाता है? सब्जी का अध्ययन होता है। अस्थियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना सर्पेटोलॉजी कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स संबंधित होता है मृदा विहीन पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं को। जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है जूलॉजी। फिर आते हैं जूलॉजी के जनक कौन है? तो जूलॉजी के जनक हैं अरस्तु। बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान के जनक हैं लुई पाश्चर। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर। फिर आता है टेक्सोनॉमी वर्गीकरण विज्ञान के जनक हैं कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के जनक विलियम हार्वे। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट हुक। म्यूटेशन उत्परिवर्तन के जनक हैं ह्यूगो डी ब्रीच। कवक विज्ञान माइकोलॉजी के जनक हैं एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी के हैं स्टीफन हेल्स। फिर नेक्स्ट आता है आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडर्न बॉटनी होता है कैरोलस लिनियस, इसके जनक हैं। फिर आता है ब्लड ग्रुप के जनक आते हैं कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान एंड्रिनोलॉजी के जनक हैं अल्वा एडिसन। फिर आते हैं जेनेटिक्स के जनक हैं मेंडल। मॉडर्न जेनेटिक्स के आधुनिक आनुवांशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के इंडियन पोलियोबॉटनी के जनक हैं बीरबल साहनी। नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के जनक हैं पॉल बर्ग। फाइकोलॉजी के जो जनक होते हैं फाइकोलॉजी के जनक है हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फाइकोलॉजी के हैं ओपी आयंगर। इंडियन इकोलॉजी भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा। फिर हैं औषधि विज्ञान के फार्मास्यूटिकल साइंस के हैं हिपोक्रेटस। फिर है माइक्रोस्कोपी के आ जाते हैं ल्यूवेनहॉक। फिर है जीन थेरेपी के हैं एंडरसन। तो ये सभी जो है प्रमुख जो विज्ञान हैं उनके जो जनक हैं उनके बारे में दिया गया था, तो हमने सभी का देख लिया है। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अब आता है कि वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एक चार्ट में दिया गया है, तो इसको पूरा एक फ्लो में हम रिवीजन कर लेते हैं। फिर आ जाता है एग्रोस्टोलॉजी घास विज्ञान के, हालांकि हिंदी बहुत कम लिखा हुआ आता है, तो आप इंग्लिश शब्द को ही याद रखिएगा कि एग्रोस्टोलॉजी किसमें अध्ययन होता है? घासों का। फिर आता है एल्गोलॉजी, तो एल्गोलॉजी में किसका होगा? शैवालों का अध्ययन होगा। फिर आता है एनाटॉमी क्या है? आंतरिक संरचना का अध्ययन। शरीर की जो आंतरिक संरचना होती है इसका अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। फिर है एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है।
बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है बैक्टीरियों का अध्ययन अर्थात जीवाणुओं का अध्ययन होता है। फिर आता है ब्रायोलॉजी, तो ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा इंपॉर्टेंट है कि ब्रायोलॉजी में किसका अध्ययन होगा, तो ब्रायोफाइटा का। फिर आता है केसीडोलॉजी, केसीडोलॉजी होता है पादपों में रोगजन्य गांठों, पादप, कैंसर आदि का अध्ययन किया जाएगा। ड्रेंड्रोक्रोनोलॉजी में, तो ड्रेंड्रोक्रोनोलॉजी में किया जाएगा वृक्षों की उम्र का पता लगाया जाएगा इसमें। डेंड्रोलॉजी में आएगा वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी के अंतर्गत पौधों के वातावरण से संबंध, पौधों का वातावरण से संबंध कैसा है इसका अध्ययन किया जाएगा। फिर आएगा इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत आर्थिक महत्व, पौधों के आर्थिक महत्व का अध्ययन होगा। फिर आता है एथनोबॉटनी, एथनोबॉटनी के अंतर्गत आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन होता है। फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन। एक्स बायोलॉजी का अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग, कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन किया जाएगा। लाइकेनोलॉजी में लाइकेंस का अध्ययन किया जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं माइकोलॉजी में कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन, कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन किसमें किया जाएगा, माइकोलॉजी में। फिर आता है माइकोप्लाज्मोलॉजी में किसका अध्ययन होगा, तो माइकोप्लाज्मा का अध्ययन होगा। निमेटोलॉजी में, तो निमेटोलॉजी में किया जाएगा पादपों के साथ निमेटोड्स का पादपों के साथ क्या संबंध है, इसमें निमेटोलॉजी में अध्ययन किया जाएगा। फिर आते हैं पेलियोबॉटनी, पेलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन होगा। पेलिनोलॉजी में आता है पराग कणों का अध्ययन। पैथोलॉजी में पादप रोगों का उपचार व अध्ययन। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत आता है पोषण तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। फार्मिकोलॉजी के अंतर्गत औषधि पादपों का अध्ययन होता है। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। फिर आता है टेरिडोलॉजी में क्या है, टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोलॉजी, पौधों के वितरण और उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी में होता है अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थिर पादपों का अध्ययन। स्पर्मेलॉजी में किया जाता है बीजों का अध्ययन। हीलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हीलियोथेरेपी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत जो वन होते हैं इनका संवर्धन किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट और देखते हैं कुछ जंतु विज्ञान से संबंधित प्रमुख शाखाओं को देख लेते हैं। तो एनाटॉमी के अंतर्गत क्या होता है, तो एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों की रचना का प्रदर्शन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव जाति का सांस्कृतिक विकास के साथ अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत आता है जैविक अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्त्रावी तंत्रों का अध्ययन होता है। एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स में होता है जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति का अध्ययन होता है। जेनेटिक्स में क्या होता है, जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी क्या है, हीमेटो संबंधित है ये रक्त से रुधिर एवं उससे संबंधित रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी में उभयचरों सरीसृपों का अध्ययन होता है। माइमेलोलॉजी में होता है स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी में होता है अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन होता है। अर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन।
पैथोलॉजी में रोग एवं उनके लक्षणों कारणों का अध्ययन होगा। रेडियोलॉजी जीवों के विकिरण प्रभाव का अध्ययन, जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन रेडियोलॉजी। टेक्सोनॉमी इसमें तो वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन होगा। तो ये वर्गीकरण से संबंधित हो चुका है। जितने भी इम्पोर्टेंट ब्रांचेस थे जंतु विज्ञान के, चाहे कि प्लांट बायोलॉजी के, तो इस सभी को हमने देख लिया है। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर पर देखते हैं। तो अगला चैप्टर जो है वो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख जो सिद्धांत दिए गए हैं उनसे संबंधित है। इसके बाद 1-2 और चैप्टर हैं, बाकी फिर बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो जीव विकास जो एवोल्यूशन है सर्वप्रथम किसने प्रभावित किया था? तो जीव विकास को सर्वप्रथम परिभाषित किया जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना? वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज माना है क्रो मैग्नॉट मानव को। वर्तमान मानव के प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है चार्ल्स डार्विन ने। विकास का मुख्य कारण होता है प्राकृतिक वर्ण अर्थात नेचुरल सिलेक्शन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया? ह्यूगो डी ब्रीज ने। आर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरासिक युग में का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के मध्य कड़ी है। मैमथ किसके पूर्वज हैं? मैमथ जो है हाथी का पूर्वज था। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? पृथ्वी पर सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल की उत्पत्ति मानी जाती है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्त काल डोरमेंसी पीरियड को क्या कहते हैं? तो शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को कहा जाता है हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तारामीन स्टारफिश। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? जीवाणु में पाए जाते हैं राइबोसोम 70 इस प्रकार के। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मोसोजोइक युग में हुआ है। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मोसोजोइक युग में हुआ। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लैमेली के आकार के कौन सी रचना पाई जाती है? तो इस जो लैमेली के आकार की रचना होती है यह होती है क्रोमैटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम बेसल्स का अभाव होता है? तो अनावृत एवं टेरिडोफाइट्स में, अनावृत बीजी और टेरिडोफाइट्स में जो है जाइलम बेसल्स नहीं पाए जाते हैं। फिर प्रश्न आता है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो 5 जगत का वर्गीकरण दिया था विटेकर ने। जंपिंग जीन की खोज इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जंपिंग जीन की खोज की थी मैकक्लिंटॉक ने। कौन सा क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो वो है एडानिन ग्वानिन साइटोसिन। एडानिन ग्वानिन साइटोसिन 3 जो होते हैं वो क्षार डीएनए और आरएनए में दोनों पाए जाते हैं, जबकि जो चौथा होता है आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है और डीएनए में नहीं पाया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट है कि ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? तो चमगादड़ उड़ने वाले जीव है लेकिन ये जो होता है पक्षी वर्ग में नहीं आता है। चमगादड़ को उड़ने को कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है बल्कि इसको स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वह वर्ग समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह वर्ग समूह जो जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। नेक्स्ट आते हैं कुछ साधारण नाम, उनके वैज्ञानिक नामों के बारे में देख लेते हैं। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियन। तेंदुए का होता है पैंथेरा पारडस। बाघ का क्या है? तो बाघ का है पैंथेरा टिग्रिस। शेर का पैंथेरा लियो। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है फेलिस कैटस। मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना। धान का होता है ओराइजा सटाइवा। फिर आते हैं नेक्स्ट सरसों का होता है ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस। चना का होता है सीसर एरिएटिनम
गेहूं का होता है ट्रिटिकम स्टिवम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम स्टिवम। गाय का बॉस इंडिकस, और आम का होता है मैग्नीफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले हरे रंग का रक्त होता है हीमोसाइनिन के कारण। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कार्यात्मक सहचर फंक्शनल एसोसिएशन पाया जाता है माइकोराइजा। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के हैं? तो ईस्ट और मशरूम का जो प्रकार है ये फंगस फफूद प्रकार के होते हैं। फिर आते हैं कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक क्या होता है? तो कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक होता है सेल्यूलोज। लाइकेन किसकी से निर्मित होते हैं? तो लाइकेन निर्मित होते हैं एल्गी और फंगी। कवक और शैवाल दोनों से मिलकर क्या बनते हैं? लाइकेन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग, तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है फ्लावर, पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? क्लोरोफिल के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन करते हैं ट्रैकिया के द्वारा। फिर आते हैं कुनैन आवृतबीजी पादप। कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है, और यह क्या है? कुनैन का प्रयोग होता है मलेरिया के उपचार में। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का कारण क्या है? एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन के कारण सेब लाल रंग होता है। टमाटर का लाल रंग किसके उपस्थित कारण होता है? टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के उपस्थिति के कारण। सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम है सूरोसिस। सर्पों की वृष ग्रंथियां किसके समांग होती हैं? तो सर्पों की वृष ग्रंथियां जो होती हैं एक कशेरुक प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती हैं। निम्फेथिस खसियाना, निम्फेथिस पिचर प्लांट जो होता है नामक पौधा, पिचर प्लांट नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय राज्य के अंतर्गत पाया जाता है पिचर प्लांट नामक पौधा। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? चट्टानों पर जो उगने वाले पादप होते हैं उन्हें कहा जाता है शैलोदभिद। घटपर्णी जिसको पिचर प्लांट कहते हैं, यह कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण घड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी इंटेस्टाइन में जल का संग्रहण करता है? तो अपनी इंटेस्टाइन में जल का संग्रहण करता है ऊंट। सबसे बड़ा अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट जीव कौन सा होता है? तो वो होता है कोलोसल स्क्विड। नेक्स्ट आते हैं लीची के फलों को किस प्रकार की शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो लीची के फलों को एक बीज बेरी शाखा के अंतर्गत रखा गया। हल्दी के पौधे के तने से प्राप्त होती है, हल्दी के पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सोनिन के कारण। कैप्सोनिन की उपस्थिति के कारण मिर्ची तीखी होती है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव होता है व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूमा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले समतापी शरीर के जंतु का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान होता है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स किस प्रकार का जीव है? मछली होता है सी हॉर्स। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है? बच्चे नहीं, एकिडना जो है अंडे देता है लेकिन बच्चे नहीं। जानने की इच्छा प्रकट करना और गूढ़ चिंतन मनन करना मनुष्य को वानर के गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म। सील किस वर्ग का प्राणी है? सील जो होता है वो मैमल्स हैं। कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कार्क प्राप्त होता है क्वेकर्स। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं
अफीन मार्फिन पोस्ते के पौधे में अधपके फल प्राप्त होते हैं। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का। लहसुन की गंध, द स्मेल ऑफ गार्लिक का क्या कारण है? तो द स्मेल ऑफ गार्लिक का कारण होता है सल्फर यौगिक की उपस्थित। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? इसका आंसर नहीं दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा कौन सा चैप्टर है? तो इसके अलावा लास्ट चैप्टर एक प्लांट बायोलॉजी से संबंधित है, तो उसको भी देख लेंगे। इसके बाद सभी चैप्टर खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि एपीफाइट्स जो अधिपादप होते हैं अन्य पौधों पर क्यों निर्भर करते हैं? तो जो एपीफाइट्स होते हैं, अधिपादप होते हैं, वो यांत्रिक सहारे के लिए जो होता है अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। ट्रिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित होते हैं? मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो जुगनू की जो चमक होती है वो होती है ल्यूसीफेरस के कारण। सन हेम्परेसे किससे प्राप्त किए जाते हैं? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? वर्ष 1859 में। इंपॉर्टेंट इसमें है कि डार्विन की पुस्तक कौन सी है? तो ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जीवों के विकास एवोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा अनुकरण सही है? सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो जो रेप्टाइल वर्ग के जीव होते हैं सरीसृप, उनमें जो है कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है। कांकरोच और सिल्वरफिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कांकरोच और सिल्वरफिश में सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है एकदम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रकार होता है। स्तनपायी भ्रूण उत्सर्जनी उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? प्लेसेंटा के द्वारा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियततापी, वार्म ब्लडेड है। विज्ञान की पोलियोबोटनी नामक शाखा के अंतर्गत फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। तो फॉसिल का अध्ययन कहाँ होता है? पोलियोबोटनी के अंतर्गत। सबसे बड़ा तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक जीवाणु मानव के किस अंग में पाए जाते हैं? इंटेस्टाइन, आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण हिस्टोन प्रोटीन नामक कोशिका चक्र किस प्रावस्था में बनते हैं? एस प्रावस्था में। नेक्स्ट आते हैं, वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किया जाता है डायटम। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिकोजेंथिन की उपस्थिति के कारण। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तने से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल, जो भूरी शैवाल होती है, इससे शैवाल आयोडीन प्राप्त किया जाता है। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करते हैं, क्या कहलाते हैं? वो होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? वे जीवद्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाले खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया फिश। बिस्फेनॉल ए, बीपीए क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। एंटीबायोटिक्स मुख्यतः प्राप्त की जाती है बैक्टीरिया से।
ईस्ट कोशिका में कौन सा विकार एंजाइम होता है? तो ईस्ट कोशिका में प्रमुख एंजाइम होता है जाइमेस। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो क्या कहला जाता है? बहुप्रभाविता का नियम। क्यूनिन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? तो क्यूनोन प्राप्त की जाती है सिनकोना की छाल से। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को रूल्स ऑफ हेरेडिटी को प्रतिपादित करने वाले किस पौधे को प्रयोग किया जाता था? गार्डन पी। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम विकार किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। नेक्स्ट आते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? पादपों की जाइलम के द्वारा होता है जल ऊपर की ओर चढ़ता है। एक बीज जिसके अभाव में अंकुरित हो जा सकता है, तो एक बीज अपर्याप्त प्रकाश के कारण अंकुरित हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? श्वेत प्रकाश में। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है विकिरण कोशिका क्रिया के द्वारा। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की क्रिया विनाइट्रीकरण। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ग्रोथ इनहिबिट्स वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं हार्मोन, तो वो है एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन जो होते हैं ये वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? पुष्पित पौधों के बीज बने होते हैं भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आचरण के। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। फोटोसिंथेसिस में जो होता है प्रकाश संश्लेषण होता है। यदि हम केचुए अथवा चौक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाता है? ये कारण होता है परासरण प्रघात के कारण। कौन सी फसल मिट्टी पर अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। कौन सा तत्व पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक। किस पौधे को औषधीय भारतीय चिकित्सा हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है? आंवला को। अफीम पौधे किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? अफीम पौधे के फूल से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। काफी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? बीज से। रेशम में कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? रेशम के कीट सामान्यतः शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड या H2S। किस समूह के पौधों में जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स। वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन। अंडाशय विहीन फेनरोगेम्स विदाउट ओवरी जिम्नोस्पर्म। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? प्रूफ रोट। परजीवी पौधों अपने पोषण होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चूसकांग द्वारा। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है? द्विबीजपत्री पौधों में। नागफनी में पत्तियां किससे रूपांतरित होती हैं? कांटों में। गेहूं, धान, जौ में कैसी रूट्स पाई जाती है? तो गेहूं, धान, जौ में पाए जाते हैं फाइबर रूट्स। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? प्रायः एक बीजपत्री पौधों में। कौन सा मरूदभिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बाह्य दलपुंज या दलपुंज को। पादप प्रयोग योग्य भाग।
लहसुन प्याज जो होते हैं ये कैसे हैं, ये बल सल्क कंद इनका प्रयोग वाला भाग होता है। हल्दी और अदरक इसका प्रयोग वाला भाग प्रकंद या प्रकंद भाग खाया जाता है किसका, ये है हल्दी और अदरक का। अरबी और जिमीकंद में ये होता है घनकंद, और आलू का जो प्रमुख भाग होता है इसको होते हैं स्तंभकंद। हार्मोन्स विकार एंजाइम से भिन्न क्यों होते हैं, क्योंकि हार्मोन उपापचय क्रियाओं पर पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होते हैं, क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। तो दोस्तों बायोलॉजी के आज सभी चैप्टर जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो और प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि आपकी परीक्षा में अधिक हेल्प हो सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को हमारे वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत